चलो चालू करते। तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग? एस्कैरियासिस, ठीक है ना। ये क्या होता है बेसिकली? एस्कैरियासिस कौन कर रहा होगा? एस्कैरियासिस लम्ब्रिकॉइड, ठीक है ना। तो ये एस्कैरियस जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वो क्या होता है बेसिकली? राउंड वर्म होता है। देखो फोटो दिखाता हूँ एक बार। ये राउंड राउंड दिख रहा है ना, वही राउंड वर्म अपना। तो सिंपल सी बात है, ये राउंड वर्म ही अपने इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करा रहा होगा, इसलिए अपन लोग जीआईटी में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, एस्कैरियस से होने वाली बीमारी को क्या कहेंगे? एस्कैरियासिस। तो देखो, इसका जो अपने अंदर बॉडी में, इसको हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे पहले वो समझ लो। ये अपने बॉडी में इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लाइफ साइकिल हुआ उसके कारण अपने बॉडी में क्या चेंजेस ला रहा है, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। और चेंजेस के कारण क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्या फीचर्स पाए जाएंगे, क्लिनिकल फीचर वो। और जब फीचर पाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस करेगा, तो लैब डायग्नोसिस, समझे। तो लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, इस ऑर्डर में पढ़ना है। पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर और लाइफ डायग्नोसिस, सिंपल। तो चलो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। तो होस्ट कौन होगा? अपना ह्यूमन होगा। तो उसके अंदर क्या, अपना कंटामिनेटेड फूड अपन लोग खाए जिसके अंदर क्या है? एम्ब्रियोनेटेड एग है। ये देखो, मैंने ये चारों तरफ ये पीला इसलिए बना दिया ताकि ये पता चले कौन सा एग है। एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड एग मतलब क्या? इसके अंदर एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो से क्या बनता है? लार्वा। तो कौन सा लार्वा होगा? ये देखो लार्वा का फोटो, L2 लार्वा होगा, याद रख लो, L2 लार्वा। दो चीज़ अंदर रहेगा, L2 लार्वा, ठीक है। तो अपना L2 लार्वा हम लोग के गंदे खाने से अंदर गया, ठीक है ना। अभी अंदर गया, इंटेस्टाइन में पहुंचा, एग हैच आउट, मतलब वहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या होगा? एग निकलेगा। एग जैसे मतलब एग टूटेगा तो बाहर क्या निकलेगा? L2 लार्वा उसके अंदर से वो बाहर आएगा, और बाहर आके वो मोल्ट हो जाएगा। किसमें? L2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L3 लार्वा में, ठीक है, सिंपल। तो वो इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ तक समझ में आया? गंदा खाना खाया, गंदा खाने के अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग था, इसके अंदर L2 लार्वा था। L2 लार्वा अपना, अभी ये माइग्रेटरी फेज में समझाऊंगा, 3 फेज जो होती हैं, पहले ये समझ लो, तो इसको अपने आप नाम दे दूंगा एक तो देखो, एग टूटा, L2 लार्वा निकला, L2 ने मोल्ट किया तो क्या बन गया? L3 लार्वा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू, तो ब्लड कौन सा होता है? पोर्टल सर्कुलेशन होता है, जो लीवर तक ले जाता है ना, डिटॉक्सीफाई करने के लिए। तो यहाँ से लार्वा जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। कौन से ब्लड में? पोर्टल सर्कुलेशन में। वो पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ पहुँच जाएगा? हिपैटिक के थ्रू होते हुए हार्ट में, ठीक है ना। बहुत उल्टा पुल्टा इसका पाथ है, इसलिए सुनते जाना। तो ये अभी यहाँ पे हार्ट में पहुँचा। अब हार्ट के पास क्या होता है? हार्ट से ये कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स में, ठीक है ना। तो कहाँ था पहले? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से कहाँ गए? पोर्टल सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ गया? हार्ट में गया। और हार्ट से कहाँ पहुँच गया? लंग्स में गया। और लंग्स में फिर से मोल्ट करेगा। देखो मोल्ट मोल्ट सामने ही बना दिया हूँ ताकि याद रहे। यहाँ पे इंटेस्टाइन में निकला था, L2 से क्या बन गया था? L3। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या बन गया? L3 से क्या बन जाएगा? L4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, हो क्या रहा है? ये आदमी है, ठीक है ना, ये अपना आदमी है, ये इसका इंटेस्टाइन था, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से ये ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब हुआ, कहाँ गया? अपने हार्ट में। हार्ट से ये फिर कहाँ चला गया? अपने लंग्स में चला गया, ठीक है ना। अब लंग्स से बाहर जाता है ना, फेरिंग्स जाता है, तो देखो फेरिंग्स में चला गया। फेरिंग्स समझ में आता है ना, विंड पाइप, तो फेरिंग्स में गया। और फेरिंग्स जो होता है, वो फेरिंग्स से फिर अपने फूड पाइप में चला गया। फूड पाइप समझ में आया ना, सांस की नली से फिर कहाँ चला गया? खाने वाली नली में। तो फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप से वापस इंटेस्टाइन में आया। मतलब इंटेस्टाइन से चालू किया था, इंटेस्टाइन पे ख़त्म किया। तो ये वाले फेज को अपन लोग क्या कहेंगे? माइग्रेटरी फेज। क्या हुआ? गंदा खाना खाए, उसके अंदर क्या था? एम्ब्रोनेटेड एग कंटेनिंग L2 लार्वा। अंदर जाके इंटेस्टाइन में अंडा फूटा, फूटा क्या निकला? L2 निकला, L2 निकला, L3 बना। L3 ब्लड के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट के थ्रू अपना लंग्स में गया, लंग्स में विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप में L4 बना, और L4 कहाँ पहुँच गया? L4 मतलब विंड पाइप था, विंड पाइप से फूड पाइप में गया, फूड पाइप से इंटेस्टाइन में चला गया। तो वापस इंटेस्टाइन में हम लोग वापस आ गए। अंतर क्या हुआ? पहले इंटेस्टाइन में L2 लार्वा था, वो घूम फिर के किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? L4 लार्वा में। तो इतना माइग्रेशन किया ना पूरे बॉडी में, तो इसलिए इसको अपन लोग क्या कहते हैं? माइग्रेटरी फेज, ठीक है ना। दूसरा है अपना क्या? इंटेस्टाइनल फेज। देखो मैंने ये फोटो इसलिए बनाई है, ये वाला फोटो क्या बता रहा है? माइग्रेटरी फेज को। ये वाला फोटो किस चीज़ को बता रहा है? इंटेस्टाइन को। तो ये इंटेस्टाइनल फेज है। तो इंटेस्टाइनल फेज में क्या होगा? फाइनल मोल्ट होगा, मतलब जो L4 लार्वा है वो फाइनल बार एक बार मोल्ट होगा, कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट लार्वा में, ठीक है। तो एडल्ट दो होता है, या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल ये इंटेस्टाइन में हो रहा है सब गेम, इसलिए इसका नाम इंटेस्टाइनल फेज है। तो मेल और फीमेल गेमेट बनाया, वो दोनों फ्यूज़ करेगा, क्या बन जाएगा? फर्टिलाइज एग। या तो अगर वो फ्यूज़ नहीं हुआ तो अनफर्टिलाइज एग हुआ, और वो अपने ये फीसेस के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो रिलीज इनटू फीसेस। समझ में आया? तो इसमें कन्फ्यूजिंग क्या हो रहा होगा? सिंपल, लार्वा कौन सा स्टेज का है? तो देखो एक चीज़ याद रखो, खाए क्या थे अपन लोग? L2 लार्वा। तो पेट में टूटेगा क्या? L2 लार्वा। L2 से L3 कहाँ कन्वर्ट हो गया? पेट में। एक ये पार्ट याद कर लो। फिर देखो,
L3 से L4 कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये ऊपर वाले एक नीचे वाले पार्ट में अपना ये कन्वर्ट हो गया था L2 से L3, तो अपना देखो सांस वाले पार्ट में कन्वर्ट करा दो, मतलब फेरिंग्स में कन्वर्ट करा दो, किसमें, L3 से L4 में, ये कन्वर्ट हुआ और वापस फिर से इंटेस्टाइन में L4 से एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? 3 मोल्टिंग यहाँ पे पड़े थे, L2 से L3, L3 से L4 और L4 से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये लंग्स में हो रहा है, और ये मतलब फेरिंग्स में हो रहा है, और वापस ये इंटेस्टाइन में। सिंपल। तो अपन लोग का 2 फेज हो गया, एक माइग्रेटरी फेज जहाँ पूरे बॉडी का भ्रमण किया है वो, दूसरा अपना क्या हो गया इंटेस्टाइनल फेज, वो किस में क्या हो रहा है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्स हो रहा है। यहाँ पे मेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है, दोनों बच्चे ओवम निकाल रहे हैं, और मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज कर जा रहे हैं, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज है, और वो अपने फीचर्स के थ्रू बाहर आ रहे हैं। अब तीसरा है अपना सॉइल फेज। ये देखो, इन फोटोज़ को याद रखो तो एटलीस्ट वो याद रहेगा, माइग्रेटरी, इंटेस्टाइनल और सॉइल फेज। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, फीसेज में दोनों निकलते हैं, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज है। तो अनफर्टिलाइज है तो अपने आप मर जाएगा, जो फर्टिलाइज देखे हो ना उसमें एम्ब्रियो होगा, तो एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा L1 में, और L1 कन्वर्ट होगा L2 में, और L2 फिर से वही काम हो जाएगा। ये देखो, ये L2 फिर से खाएंगे ये अपना गेम। ठीक है, तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। 3 फेज थे, माइग्रेटरी फेज, इंटेस्टाइनल फेज और सॉइल फेज। माइग्रेटरी में क्या हुआ, खाए, इंटेस्टाइन में L2 से L3 बना, वो अपने ब्लड के थ्रू गया, हार्ट के थ्रू गया, लंग्स के थ्रू, फिर फेरिंग्स में L4 बना, L4 अपना वापस कहाँ पहुँच गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एडल्ट बनाया, 2 बच्चे बने, 2 मतलब 2 गैमेट बने, फ्यूज करके एग बने। अगर फर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज वाला मर गया और फर्टिलाइज वाला वापस L1 से L2 और L2 वाला फिर खा लिया हम लोग। समझ में? तो ये क्या हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब देखो इसका पैथोजेनेसिस, तो अपने अंदर बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे होंगे। देखो, एक तो बॉडी, सिंपल सी बात है, अपना बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस करा रहा होगा ना, तो उस कारण से अपने बॉडी में चेंजेस आएंगे। और दूसरा, ये लार्वा में भी बहुत चूल रहती है, क्या करता है ये, 3 चीज़ कराता है। एनओसी सुने होगे ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये एनओसी नहीं कराता, ये क्या कराता है, एमओसी। एमओसी मतलब क्या, एक तो ये इधर उधर बहुत घूम रहा है, मतलब माइग्रेशन करा रहा है, उसकी वजह से अपनी बॉडी में दिक्कत आ रही होगी। दूसरा, ये कहीं जाके ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन। और तीसरा, ये कम्पीट करेगा अपनी बॉडी से। तो 3 चीज़ें, माइग्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और कॉम्पिटिशन। एनओसी नहीं, क्या, एमओसी, माइग्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और कंपटीशन। समझे? तो वही माइग्रेशन ऑफ लार्वा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, और अडल्ट वॉर्म जो है वो कम्पीट कर रहा होगा खाने के लिए। सिंपल। तो देखो अपन लोग पढ़ते हैं, तो क्लिनिकल फीचर जो हो गया ना, इसका 2 पार्ट में, जैसे अपन लोग इसको फेजेस में बांट रहे थे, माइग्रेटरी फेज, इंटेस्टाइनल फेज, सॉइल फेज, वैसे ही क्लिनिकल फीचर को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जो कि अपने लंग्स में दिक्कत कर रहा होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी फेज, और जो अपने इंटेस्टाइन में अफेक्ट कर रहा होगा उसको अपन लोग क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है ना? तो लंग्स में किस कारण से दिक्कत कर रहा है, इसकी ये प्रॉपर्टी के कारण, माइग्रेशन के कारण, और इंटेस्टाइन में किस वजह से दिक्कत कर रहा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और कॉम्पिटिशन की वजह से। ठीक है, तो देखो पल्मोनरी फेज क्यों हो रहा है, ड्यू टू माइग्रेटिंग नेचर ऑफ लार्वा इन एडल्ट। यहाँ पहुँचा, अब देखो लंग्स में लार्वा पहुँचेगा, सिंपल सी बात है, तेरे और मेरे नॉर्मल किसी के लंग्स में लार्वा तो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर किसी के में लार्वा प्रेजेंट पाया गया तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट हुआ, उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। और ये तो पता ही होगा, ये सब जो है पैरासाइट के अगेंस्ट अपना कौन सा प्रोड्यूस होता है, इओसिनोफिली प्रोड्यूस होता है ना, तो इसलिए इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसके कारण क्या होता है, लंग्स का जो इन्फेक्शन है उसको निमोनिया कहेंगे, और उसमें क्या बढ़ रहा होगा, ईओसिनोफिल, तो ईओसिनोफिलिक। ठीक है ना, लंग की इन्फेक्शन को निमोनिया का है, और पैरासाइट के अगेंस्ट ईओसिनोफिल बना, तो इसलिए इसको अपन लोग जो इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, ईओसिनोफिलिक निमोनिया। ठीक है ना, तो कुछ नहीं हो रहा है, माइग्रेशन कर रहा था लार्वा, इसलिए वो पहुंच गया कहाँ पे, लंग्स में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराया, और इम्यून सिस्टम ने क्या डिजीज प्रोड्यूस कराया, ईओसिनोफिलिक निमोनिया। ठीक है ना, जिसको इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का एक एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर हो क्या रहा होगा, एक तो कफ कर रहे होंगे, खास रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, समझ में है ना, तो इसलिए नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रहा होगा। सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिस्पनिया, फीवर, ये तब तो याद कर सकते हो खुद ही। ठीक है ना, तो ये कैसा दिख रहा होगा ना, ये अपना जब एक्सरे करेंगे ना तो उसमें पैचेस दिख रहे होंगे, तो ट्रांजिएंट पैची इन्फिल्ट्रेट्स पाए जाएंगे, और ईओसिनोफिल पाए गए हैं, तो इसलिए ईओसिनोफिलिया पाया जा रहा होगा। सिंपल। तो ये अपना कौन सा पार्ट हो गया, पल्मोनरी फेज। दूसरा पार्ट क्या है अपना, इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है ना, तो इंटेस्टाइनल फेज में देखो, इसमें क्या था, माइग्रेटरी फेज, दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन और कॉम्पिटिशन। तो देखो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या करा रहा है ये, परफोरेशन, इंट्यूससेप्शन और वॉल्वुलस। अब ये आपको बताना है कि ये तीनों क्या होता है। ठीक है ना, परफोरेशन तो मेरे हिसाब से पता होगा, छेद हो जाना, तो परफोरेशन, इंट्यूससेप्शन और वॉल्वुलस, ये क्या होता है ये बताना है आपको कमेंट्स में।
तो ये देखो ऑब्स्ट्रक्शन दो चीज़ का हो सकता है, या तो इंटेस्टाइन का हो सकता है या तो बाइल ट्री का हो सकता है। बाइल समझ में आता है ना, गाल ब्लैडर से। तो देखो बाइल ट्री का होगा ना तो उससे एसोसिएटेड चीज़ों में भी इन्फ्लामेशन पाया जाएगा, मतलब पेनक्रियाज से निकलता था तो पेनक्रियाज में दिक्कत आएगी तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, और कॉलिसिस्टाइटिस मतलब समझ में आ रहा है ना, गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो देखो या तो ये इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था या तो बिलियरी ट्री का ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। बिलियरी ट्री का ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण पेनक्रियाटाइटिस और कॉलिसिस्टाइटिस, और इसको तो याद करना है आपको खुद ही सोच के, ठीक है। अब कंपटीशन बताया मैंने, कंपटीशन में क्या हो रहा है, अब देखो कंपटीशन करेगा तो अपने बॉडी को कम खाना मिलेगा, मतलब क्या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, और कम खाना मिलेगा तो मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, सिंपल। तो ये अपना क्लिनिकल फीचर हुआ। कितने पार्ट में बांटे, पल्मोनरी फेज और इंटेस्टाइनल फेज। पल्मोनरी फेज क्यों हो रहा है, माइग्रेटिंग नेचर के कारण, और इंटेस्टाइनल फेज क्यों हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन और कंपटीशन के कारण। माइग्रेशन हुआ, उसके इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, ईओसिनोफिल बना तो ईओसिनोफिलिक निमोनिया, ठीक है। प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव कब बन रहा है, डिस्पनिया फीवर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्वुलस परफोरेशन और इंटरसेप्शन, इसमें पेनक्रियाटाइटिस और कॉलिसिस्टाइटिस, और कंपटीशन के कारण मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ रिटार्डेशन दिख रहा होगा अपने, समझे। चलो अब इसका लैब डायग्नोसिस है। तो सिंपल सी बात है, मैं बार बार बता चुका हूँ, जीआईटी का जब भी अपन लोग पढ़ रहे होंगे तो सबसे मेन सैंपल क्या ले रहे होंगे अपन लोग, स्टूल। तो इसका मेन जो मॉडलिटी है वो स्टूल एग्जामिनेशन ही है। अदर मॉडलिटी याद ना रहे तो भी चलेगा, पर इनको अच्छे से याद करना है। तो देखो अभी तक पहले पढ़ क्या लिया ये समझ लो। एस्कैरियासिस था, कौन कर रहा था, अस्कारिस, वो क्या था, नेमेटोड राउंड वॉर्म था। लाइफ साइकिल में 3 पार्ट में बांटे, माइग्रेटरी फेज, इंटेस्टाइनल फेज, सॉइल फेज। माइग्रेटरी फेज में क्या हो रहा था, L2 आ रहा था, L3 में कन्वर्ट हो रहा था, L3 ब्लड के थ्रू हार्ट, हार्ट के थ्रू लंग्स, लंग्स में फेरिंग्स में, L3 किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, L4 स्टेज में। और L4 लार्वा फिर कहाँ पहुँच गया अपना, इंटेस्टाइन में, फूड पाइप के थ्रू। इंटेस्टाइन में फिर L4 ने क्या बनाया, 2 एडल्ट बनाया, एडल्ट ने अपने अपने गैमेट्स बनाए, और दोनों फ्यूज़ होकर क्या बना दिए, फर्टिलाइजेशन, और वो फर्टिलाइजेशन सॉइल में निकल गया। और अगर सॉइल में निकल गया तो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो से L1 लार्वा, L1 से L2 लार्वा, L1 फिर खा लिया अपन लोग। अगर अनफर्टिलाइज रह गया तो मर जाएगा, सिंपल। क्लिनिकल फीचर को जैसे इसको 3 पार्ट में बांटे, माइग्रेटरी, इंटेस्टाइनल और सॉइल, इसको 2 पार्ट में बांटे, पल्मोनरी फेज और इंटेस्टाइनल फेज। पल्मोनरी फेज क्यों हुआ, माइग्रेशन के कारण, जिसमें हो रहा है ईओसिनोफिलिक निमोनिया। और इंटेस्टाइनल फेज क्यों, इंटेस्टाइनल फेज में ऑब्स्ट्रक्शन और कंपटीशन के कारण हो रहा है, इसका पेनक्रियाटाइटिस, कॉलिसिस्टाइटिस, परफोरेशन, इंटरसेप्शन और वॉल्वुलस को सर्च करोगे तो याद हो जाएगा। और कंपटीशन में तो समझ में आ रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। चलो अब खत्म करते हैं लैब डायग्नोसिस से। तो मैंने क्या बोला, सबसे मेन क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन। तो इसमें 2 टाइप के माउंट बनते हैं, एक सेलाइन वेट माउंट और एक आयोडीन। सेलाइन, दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें क्या है, ट्रोफोजॉइड स्टेट जो होता है ना, वो आराम से इधर से उधर मोटाइल रहता था, क्योंकि डेंसिटी कम है, अपना पानी जैसा ही है, तो इसमें आराम से इधर उधर मूव कर सकता है। तो इसलिए ये ट्रोफोजॉइड डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। जबकि जो आयोडीन है ये क्या है, ये अंदर घुसता है और अंदर के सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने को दिखाता है। तो मतलब क्या, सेल के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए होता है, इसलिए ये मोटिलिटी डिटेक्ट करने के लिए होता है, ट्रोफोजाइट के लिए, और ये सिस्ट या फिर एग के लिए होता है, ठीक है ना। तो चलो इसके 2 टाइप के एग होते हैं, जब हम लोग इसके माउंट बनाएंगे ना, जो भी सेलाइन या फिर आयोडीन, तो इसके 2 टाइप के होते हैं। अपन लोग पढ़ क्या है, या तो एग फर्टिलाइज, दोनों फीसेज में दोनों एग निकल रहे हैं, फर्टिलाइज भी और अनफर्टिलाइज भी। तो अपने फीसेज में दोनों एग पाए जा सकते हैं, या तो फर्टिलाइज वाला या तो अनफर्टिलाइज वाला। तो इसको याद करने के लिए देखो 2 पार्ट याद रखो, इसके ऊपर एक कोटिंग होगी, तेल लगा के बैठा है, ठीक है ना। तो ये तेल लगा के बैठा मतलब क्या, एल्ब्यूमिनस कोट है, और अंदर तो ओवम होगा ही। तो देखो एल्ब्यूमिनस कोट है और ओवम है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये तेल लगा के बैठा है ना, तो अगर पानी में अगर इसको डालेंगे, माउंट बनाएंगे तो तैर रहा होगा, तो फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। और जो तेल लगा के बैठा है ना, ये तेल है क्या, बेसिकली बाइल है, बाइल स्टेंड होता है, ठीक है ना। तो ये अपियर गोल्डन ब्राउन इन सेलाइन माउंट, समझे। तो ये क्या था, एल्ब्यूमिनस कोट था। ये एल्ब्यूमिनस कोट इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तैराता भी है, और कोट है, ये किस वजह से, बाइल स्टेंड है, इस कारण से गोल्डन ब्राउन दिखता है अपियरेंस का। तो इसलिए देखो ये अपना ये दिख रहा है, ये अपना फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अंदर ओवम भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये ओवम दिख रहा है, ये कहीं भी कटा फटा दिख रहा नहीं ना, मतलब अनसेगमेंटेड ओवम है। तो देखो लार्ज अनसेगमेंटेड ओवम है, और देखो चांद जैसा जगह ऊपर नीचे खाली दिख रहा होगा, ये देखो ये खाली है और ये खाली है, समझे। तो ये देखो क्लियर क्रिसेंट्रिक स्पेटस बोथ द पोल्स, समझे। तो ये हो गया अपना क्या, फर्टिलाइज एग, इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये समझो। तो फर्टिलाइज एग हो गया, अनफर्टिलाइज एग समझो, दोनों में अंतर क्या होगा, सेम पार्ट होगा इसका भी, एल्ब्यूमिनस कोट इसमें भी था, इसमें भी है, ओवम इसमें भी था, इसमें भी है। अंतर क्या आ रहा है उसमें एल्ब्यूमिनस कोट थिक था, इसमें एल्ब्यूमिनस कोट कैसा है, थिन है और डिस्टॉर्टेड है, ठीक है ना। अब थिन है, तेल कम होगा तो डूब जाएगा ना पानी में, इसलिए डू नॉट फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर अभी भी तेल तो है ही ना, इसलिए ये बाइल स्टेन दिखता ही है, मतलब गोल्डन ब्राउन सेलाइन माउंट में अभी भी दिख रहा होगा, लेकिन ये तैर नहीं पा रहा होगा, जबकि ये तैर लेगा, समझे।
इसका भी ओवम अनसेगमेंटेड, इसका भी अनसेगमेंटेड था, इसका भी अनसेगमेंटेड था, बस ये थोड़ा सा बड़ा था। इसमें क्या देखो, ये बेसिकली फैल गया है तो इसका क्रिसेंट्रिक स्पेस गायब हो गया, तो इसलिए नो क्रिसेंट्रिक स्पेस, सिंपल सी बात है, समझ में? तो ये हो गया अपना क्या, स्टूल एग्जामिनेशन। अगर इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ये काम करनी है फिर भी देख लेंगे। तो वेट माउंट 2 था, सेलाइन और आयोडीन 2 एग देख रहे थे, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज 2 ही प्रॉपर्टी को देखना है, एक एल्ब्यूमिनस कोट को और एक ओवम को। एल्ब्यूमिनस कोट जो था उसको तैरा रहा था और बाइस्टेनिंग करा रहा था, और जो अपना क्या ओवम था उसमें अपने को 2 चीज़ देखना है, अनसेगमेंटेड तो नहीं है, ठीक है, और ये क्रिसेंट्रिक स्पेस पाया जा रहा है कि नहीं। अगर पाया जा रहा है तो ये फर्टिलाइज होगा, और नहीं पाया जा रहा तो ये अनफर्टिलाइज होगा, सिंपल। एल्ब्यूमिनस कोट मोटा और इसका एल्ब्यूमिनस कोट पतला। अदर चीज़ क्या दे सकते हैं, अब देखो अपना जो ऑर्गेंजम है, अगर वो कभी कभी मान लो वही निकल गया फीसेज में, तो एडल्ट वर्म स्टूल में दिख रहा है, ठीक है, लार्वा भी कहीं दिख सकता है, छोड़ दो ये देखो, एडल्ट वर्म स्टूल में दिख सकता है, लार्वा माइग्रेट करता था लंग्स में और अपन लोग खांसे तो स्पूटम में पाया जा सकता है। तो ये स्टूल में पाया गया एडल्ट वर्म, और लार्वा कहाँ पाया गया, ये स्पूटम में। बॉडी का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ये समझ में आया, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ दिख रहा है। अब बॉडी रिस्पॉन्स या तो ईओसिनोफिलिया दिख रहा है, सिंपल सी बात है, अपना लंग जो था ईओसिनोफिल बढ़ा रहा था ना, तो ईओसिनोफिलिया मतलब ब्लड में ईओसिनोफिल बढ़ा है, और ईओसिनोफिल के डिग्रेडेशन से जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, तो ये पाए जा सकते हैं अपने स्मेयर में। और उसके कंपोनेंट भी पाए जा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म है तो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लो एलाइजा से, और डीएनए किससे कर सकते हैं, पीसीआर से। तो ये तो ऑब्लिगेटरी है, मतलब ये मेन है अपना, ये साइड वाइज याद करना है तो करो। पूरा ऑर्गेनिज्म या तो स्टूल में या तो स्पूटम में दिख रहा है, बॉडी ईओसिनोफिलिया दिखा रहा है, और चारकोट लेडन क्रिस्टल दिखा रहा है, और एंटीबॉडी और डीएनए डिटेक्शन, सिंपल। तो कंप्लीट हो गया। अपन लोग कितने पार्ट में पढ़े, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स और लैब डायग्नोसिस। मॉर्फोलॉजी तो सिंपल पढ़ता ही चल गया होगा कि ये एक तो एडल्ट फॉर्म में मेल फीमेल होता है, लार्वा में 4 लार्वा पड़े थे, जबकि L2 फॉर्म घुस रहा था ना, उसका नाम क्या होता है, रब जी से याद कर लो, रेबडीटी फॉर्म लार्वा। और अंडा तो 2 टाइप के थे, एग और फर्टिलाइज, समझे, तो बड़े बच्चे और अंडा, कंप्लीट।